स्वागत है आपका हमारे चैनल द बीएचयू स्टूडेंट में। मैं हूं विष्णु मिश्रा। आज आपके सामने लेके आया हूं दक्षिण भारत के शासकों की कहानी। आज जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन जो जानते भी हैं, जो इतिहास पढ़ते हैं, परंतु जो आम लोग हैं ऐसे शासकों के बारे में नहीं जानते जिन्होंने हमारे भारत के इतिहास में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आज बात करेंगे एक ऐसे ही शासक की जिसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। गोदावरी और कावेरी नदियों के बीच में बसा हुआ कर्नाटक का प्रदेश एक भौगोलिक इकाई के रूप में अत्यंत प्रारंभ से ही भारतीय इतिहास में अपनी छाप छोड़ने में समर्थ रहा है। आज जिस स्थान की बात करेंगे वो स्थान है बीजापुर में ही बादामी या बातापी। आज उस वंश के बारे में जिसने अपने समय के सबसे बड़े सम्राट उत्तरापथेश्वर महाराजाधिराज हर्षवर्धन को पराजित किया था। बात आज से लगभग 1400 साल पहले की है, जब बादामी या बातापी में चालुक्यों का शासन था। और बादामी या बातापी नगर से याद आया कि इस जो नगर की कथा है या कहानी है अति प्राचीन पौराणिक है, और इस नगर का वर्णन हमें वाल्मीकि रामायण में भी प्राप्त होता है, संस्कृत वाले में। उसमें एक कथा आती है कि वहाँ पे दो राक्षस थे, वातापी और इलवल नाम के। तो दोनों भाई क्या करते थे कि ऋषियों को बुलाते थे भोजन करने के लिए, और उसके बहाने इसका जो छोटा भाई था वातापी, वो बकरे का रूप धारण करता, उसको काटता उसका बड़ा भाई इलवल, और उनको बनाने के बाद, भोजन बनाने के बाद उसको उन ऋषियों को खिला दिया जाता। जब खाने के बाद इलवल आवाज़ देता कि वातापी भाई निकलो बाहर, तो पेट फाड़ कर उसके बाहर निकल आता था। इस प्रकार करते करते वहाँ के बहुत सारे ऋषियों को उसने ख़त्म कर दिया मानो। जब ये कहानी या ये बात अगस्त ऋषि को पता चली, जो उसी समय विंध्य पर्वत को जो झुका करके दक्षिण भारत में चले गए थे, तो उनको लगा कि ये तो बहुत गलत है। उन्होंने कहा एक बार मैं भी इसके यहाँ निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। राजा इलवल ने, बातापी नरेश राजा इलवल ने उनको भी निमंत्रण दिया। जब वो भोजन करने आए तो उनको भी वही खिलाया गया। जो बातापी उसका छोटा भाई था, उसने बकरे का रूप धारण किया, और रूप धारण करने के बाद उसको काटा गया। उसको भोजन बनाने के बाद परोसा गया अगस्त ऋषि को। अगस्त ऋषि ने उसको खा लिया। खाने के बाद जब इलवल ने आवाज़ दिया कि वातापी भाई निकलो बाहर, तो अगस्त ऋषि ने कहा वो निकलेगा नहीं, वो ख़त्म हो चुका है। मैं वो अगस्त हूँ जिसने सारे समुद्र को भी पी लिया था। अब तुम्हारा भाई कभी वापस नहीं आएगा। तो उसके बाद बातापी की मृत्यु हो जाती है, और कहा जाता है उसी राक्षस राज बातापी के नाम से उस जगह का नाम बातापी या बादामी हुआ है, जो आज भी बीजापुर ज़िले में है। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये बादामी का किला है, उन शासकों के द्वारा बनवाया हुआ। जो बादामी के चालुक्य शासक थे, ये कदम्बों के बीजापुर के क्षेत्र में उनके उत्तराधिकारी साबित हुए। मौर्यों के पतन के बाद दक्षिण भारत में उस एरिया में सातवाहनों का उदय हुआ। उसके बाद वाकाटक आए, वाकाटकों के बाद कदम्बों का उदय हुआ। और जो ये बादामी के चालुक्य थे, बादामी के चालुक्य, ये कदम्बों के ही उत्तराधिकारी माने जाते हैं। चालुक्य शासक, इतिहास में इनकी जानकारी हमें सबसे प्रथम प्राप्त होती है पुलकेशिन प्रथम 540 से 566 ईस्वी। माना जाता है इसी ने बादामी में चालुक्य वंश की स्थापना की। इसके बारे में हमें सिर्फ इतनी ही जानकारी मिलती है कि इसने अश्वमेध यज्ञ किया, हिरण्यगर्भ यज्ञ किया। इसके बाद इसका लड़का पुलकेशिन प्रथम का लड़का कीर्तिवर्मा प्रथम, इसी ने बादामी नगर की स्थापना की, उस नगर का निर्माण कराया और बहुत सारे यज्ञ आदि किए। इसने नल, मौर्य, कदम्बों का दमन किया।
और इसी को नगर का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बादामी के। कीर्तिवर्मा प्रथम के बाद उसका जो लड़का था पुलकेशिन द्वितीय अल्पवयस्क था, जिसकी वजह से उसका छोटा भाई मंगलेश बादामी की गद्दी पर बैठता है और वह शासन करता है। मंगलेश ने भी कई राजाओं को पराजित किया, जिसमें महत्वपूर्ण है कलचुरी शासक शंकर वर्मन के पुत्र बुद्धराज को पराजित किया था मंगलेश ने। ये बुद्धराज कहाँ के थे? ये बघेलखंड का शासक था। बघेलखंड आधुनिक रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, मैहर, उमरिया आदि जिलों को, जिसको एक प्रकार से कह सकते हैं विंध्य क्षेत्र का ही नाम बघेलखंड है, वहाँ का शासक था बुद्धराज कलचुरी नरेश, जिसको मंगलेश ने पराजित किया। परंतु अंत समय में कहा जाता है इसको लालच हो गया, अपने पुत्र को गद्दी देने की ये सोचने लगा, जिसकी वजह से इसका भतीजा पुलकेशिन द्वितीय उसने विद्रोह कर दिया और विद्रोह का परिणाम ये हुआ कि युद्ध हुआ और युद्ध में मंगलेश मारा गया। पुलकेशिन द्वितीय अब बादामी की गद्दी पर आसीन हो चुका था। जैसे ही यह बात अगल बगल के राजाओं को पता चली तो वो सब इस कमज़ोर घड़ी की वजह से उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, जिसमें प्रमुख थे आप्यायिक और गोविंद। परंतु पुलकेशिन द्वितीय ने आप्यायिक को दंड द्वारा और गोविंद को भेद नीति के द्वारा पराजित कर दिया और उसके बाद फिर इसने विजय अभियान चालू किया, गंग दुर्विनीत को पराजित किया, जिसके बाद गंग शासक दुर्विनीत ने अपनी पुत्री का विवाह पुलकेशिन द्वितीय के साथ कर दिया। लाट, मालवा, गुर्जर आदि राज्यों को पराजित किया और अंत में जब उत्तरापथेश्वर महाराज हर्षवर्धन को जानकारी मिलती है अपने शासकों, अपने सामंतों के द्वारा कि हमने उत्तर भारतीय समस्त शासकों को हरा दिया है, अब क्यों न नर्मदा पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण किया जाए। सेनापतियों के उकसावे में आकर और अपनी महत्वाकांक्षा की बदौलत महाराज हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण कर दिया। जब यह जानकारी पुलकेशिन द्वितीय को मिलती है तो उसने भी अपनी समस्त सेनाओं को एकत्रित करके नर्मदा किनारे अपना पड़ाव डाल दिया। युद्ध हुआ और बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध की जानकारी हमें पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि ऐहोल अभिलेख के रचनाकार रविकीर्ति से प्राप्त होती है। रविकीर्ति कहते हैं कि अपरमिति विभूति स्फीति सामंत सेना मुकुट मणि मयूख क्रांत पादार विंदः युद्ध पतित गजेंद्रानीक बीभत्स भूतो भय विगलित हर्षो येन चाकारी हर्ष। यानी कि उस समर में, जिस समर में बहुत सारे राजा युद्ध के लिए उपस्थित थे, अमर, अपने को अमर मानने वाले हर्षवर्धन, अपराजित मानने वाले हर्षवर्धन, जब हर्षवर्धन ने उसने उस अपार सेना के द्वारा अपनी अपार सेना को विचलित देखा, उद्वेलित देखा, तो उस हर्ष का मानो हर्ष ही गायब हो गया हो उस विभत्स रस को देखने के बाद। अंत में हर्षवर्धन की पराजय होती है और फिर इस युद्ध के बाद ना कभी हर्षवर्धन दक्षिण भारत पर अभियान करते हैं और ना पुलकेशिन द्वितीय कभी उत्तर भारत पर अभियान करते हैं, क्योंकि उन दोनों को ये जानकारी अवश्य प्राप्त हो गई थी कि हम युद्ध में एक दूसरे को पराजित नहीं कर सकते, जिसकी वजह से दोनों ने कभी दोबारा आक्रमण नहीं किया। इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय उपाधि धारण करते हैं और इस उपाधि का नाम था परम माहेश्वर, परमेश्वर। समर ससंत सकल कृत उत्तरापथेश्वर श्री हर्षवर्धन पराजोपय पलब्ध परमेश्वर परनामधेय।
यह उपाधि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित करने के बाद धारण की थी। हर्षवर्धन को पराजित करने के बाद पुलकेशिन द्वितीय कलिंग और पूर्वी समुद्री तट पर आक्रमण करता है। वहाँ के शासकों को पराजित करने के बाद वहाँ पर अपने छोटे भाई श्री कुब्ज विष्णुवर्धन को नियुक्त करता है, जिसके बाद से वहीं पर उदय होता है पूर्वी वेंगी के चालुक्य वंश। और इस वंश के उदय के बाद और इसका अंत होता है सन 1076 ईस्वी में, जब चोल शासक कुलोतुंग प्रथम आता है तो वह इस वंश का विलय कर लेता है चोल साम्राज्य में, और वहीं पर वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक का अंत हो जाता है, राजवंश का अंत हो जाता है। पुलकेशिन द्वितीय एक योद्धा था, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु जब वह पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को पराजित करता है तो महेंद्र वर्मन के बाद उसका लड़का होता है नरसिंह वर्मन प्रथम, पल्लव शासक। उसके हृदय में प्रतिशोध की भावना धधक रही थी। उसे जब मालूम हुआ कि हमारे पिता को चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था, तो उसने ठान लिया था कि मैं अवश्य इस महत्वाकांक्षी शासक का नष्ट करूंगा। नरसिंह वर्मन 3 युद्ध करता है पुलकेशिन द्वितीय के साथ, पेरियल, मणिमंगलम, सूरमार, तीनों जगहों पर युद्ध होता है पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम का। परंतु ये तीनों युद्ध अनिश्चित होते हैं, किसकी विजय हुई है कोई मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं। जिसके बाद अंत में क्रोधित होकर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम उस समृद्धशाली वातापी नगर पर आक्रमण कर देता है और वहाँ के शासक पुलकेशिन द्वितीय जो था उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। युद्ध के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम 12 वर्षों तक बादामी नगर पर अपना अधिकार जमाए रखता है और वहीं पर उपाधि धारण करता है वो वातापी कोंडा की। इस प्रकार दक्षिण भारत के महान शासक पुलकेशिन द्वितीय का अंत हो जाता है। आइए इसके बारे में कुछ और इसकी उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। पुलकेशिन द्वितीय का जो राजकवि था रविकीर्ति, जो वैसे जैन धर्म का था और पुलकेशिन द्वितीय वैष्णव धर्म को मानने वाला था, परंतु उसके दरबार में रहा करता था रविकीर्ति, जिसने एक भगवान जैन को समर्पित जैन मंदिर बनवाया था, जिसका आधुनिक नाम है मेगुती। स्क्रीन में आप देख रहे होंगे मेगुती मंदिर को। इसी पर ये आपको एक शिलालेख भी दिखाई देता होगा जिसका नाम है एहोल अभिलेख। इस अभिलेख से हमें भारतीय इतिहास के उस गौरवशाली समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुलकेशिन द्वितीय न केवल एक योद्धा था बल्कि शांति के समय एक अच्छा प्रशासक भी था। उसने अपने दूतों की नियुक्ति फारस के शासक खुसरो द्वितीय के यहाँ पे किया था। अजंता की गुफा संख्या 1 में वहाँ की बेगम सिरीन का चित्र देखने को मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय के कवि रविकीर्ति ने अपने इस अभिलेख में महाभारत के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। हम कह सकते हैं ये एक महत्वपूर्ण अभिलेखी जानकारी है महाभारत के समय के बारे में। वो कहते हैं कि जब वो इस समय इस अभिलेख की रचना कर रहे हैं तब से महाभारत को युद्ध हुए लगभग 3700 वर्ष बीत चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी जानकारी प्राप्त होती है हमें महाभारत को लेकर, जो एक अभिलेखी जानकारी है। अंत में पुलकेशिन द्वितीय के उपलब्धियों के बारे में हम इतना कहेंगे कि पुलकेशिन ने अपनी विजयों के माध्यम से
कुछ समय के लिए अपने शासित क्षेत्रों से बाहर निकलकर बहुत सारे राजाओं को पराजित किया और दक्षिण भारत के राजवंशों में एक अपना स्थान ग्रहण किया। ऐसे शासकों के बारे में हमें जानना चाहिए जिन्होंने हमारे भारत के इतिहास को बहुत सारी अमूल्य धरोहरें दी। जब उत्तर भारत के शासकों के पास कोई भी नावें नहीं थी, नाव सेनाएं नहीं थी, नौ सैनिक नहीं थे, तब दक्षिण भारत के शासक संपूर्ण सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया, लंका, जावा, मलाया, इंडोनेशिया आदि जगहों पर अपने उपनिवेश स्थापित किए थे, सिर्फ नौसेना की बदौलत। उनकी बहुत सारी जो राज्य व्यवस्था थी, पंचायत व्यवस्था थी, बहुत अच्छी थी। तो आज बस यहीं तक। अगर आपको ये कहानी इतिहास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा, जिससे हम आगे और भी ऐसी ही कहानी लेकर आपके सामने आएँ। धन्यवाद।